दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं निर्मल वर्मा की लिखी हुई कुछ बेहतरीन कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज लीजिए सुनिए निर्मल वर्मा की लिखी हुई एक और कहानी दहलीज का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। पिछली रात रूनी को लगा कि इतने वर्षों बाद कोई पुराना सपना धीमे कदमों से उसके पास चला आया है। वही बंगला था, अलग कोनों में पत्तों से घिरा हुआ। वह धीरे धीरे फाटक के भीतर घुसी है। मौन की अथाह गहराई में लान डूबा है। शुरू मार्च की बसंती हवा घास को सिहरा सहला जाती है। बहुत वर्षों पहले के एक रिकॉर्ड की धुन छतरी के नीचे से आ रही है। ताश के पत्ते घास पर बिखरे हैं। लगता है जैसे सम्मी भाई अभी खिलखिलाकर हंस देंगे। और आपा बरसों पहले जिनका नाम जेली था, बंगले के पिछवाड़े क्यारियों को खोदती हुई पूछेंगी, रूनी जरा मेरे हाथों को तो देख, कितने लाल हो गए हैं। इतने वर्षों बाद रूनी को लगा कि वह बंगले के सामने खड़ी है और सब कुछ वैसा ही है जैसा कभी वर्षों पहले मार्च के एक दिन की तरह था। कुछ भी नहीं बदला। वही बंगला है। मार्च की खुश्क गर्म हवा साए साए करती चली आ रही है। सूनी सी दोपहर को पर्दे के रिंग धीमे धीमे खनखना जाते हैं और वह घास पर लेटी है। बस अगर मैं मर जाऊं, उसने उस घड़ी सोचा था। लेकिन वह दोपहर ऐसी न थी कि केवल चाहने भर से कोई मर जाता। लान के कोने में 3 पेड़ों का झुरमुट था। ऊपर की फुनगियां एक दूसरे से बार बार उलझ जाती थी। हवा चलने से उनके बीच आकाश की नीली फांक कभी मुद जाती थी, कभी खुल जाती थी। बंगले की छत पर लगे एरियल पोल के तार को देखो देखो तो घास पर लेटकर अधमुदी आंखों से रूनी ऐसे ही देखती है तो लगता है कैसे वह हिल रहा है। हौले हौले अंधी आंखों से देखो, पलक बिल्कुल न मूंदो, चाहे आंखों में आंसू भर जाएं तो भी रूनी ऐसे ही देखती है तो लगता है जैसे तार बीच में से कटता जा रहा है और 2 कटे हुए तारों के बीच आकाश की नीली फांक आंसू की सतह पर हल्के हल्के तैरने लगती है। हर शनिवार की प्रतीक्षा हफ्ते भर की जाती है। वह जेली को अपने स्टाम्प एल्बम के पन्ने खुलकर दिखलाती है और जेली अपनी किताब से आंखें उठाकर पूछती है, अर्जेंटीना कहाँ है, सुमात्रा कहाँ है। वह जेली के प्रश्नों के पीछे फैली हुई असीम दूरियों के धूमिल छोर पर आ खड़ी होती है। हर रोज नए नए देशों के टिकटों से एल्बम के पन्ने भरते जाते हैं और जब शनिवार की दोपहर को सम्मी भाई हॉस्टल में आते हैं तो जेली कुर्सी से उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों में एक धुली धुली सी ज्योति निखर आती है और वह रूनी के कंधे झिझोड़ कर कहती है, जा जरा भीतर से ग्रामोफोन तो ले आ। रूनी क्षण भर रुकती है। वह जाए या वहीं खड़ी रहे। जेली उसकी बड़ी बहन है। उसके और जेली के बीच बहुत से वर्षों का सूना लंबा फासला है। उस फासले के दूसरे छोर पर जेली है। सम्मी भाई हैं। वह उन दोनों में से किसी को नहीं छू सकती। वे दोनों उससे अलग जीते हैं। ग्रामोफोन महज एक बहाना है। उसे भेजकर जेली सम्मी भाई के संग अकेली रह जाएगी और तब रूनी घास पर भाग रही है बंगले की तरफ। पीली रोशनी में भीगी घास के तिनकों पर रेंगती हरी गुलाबी धूप और दिल की धड़कन, हवा, दूर की हवा के मटियाले पंख एरियल पोल को सहला जाते हैं। सर सर और गिरती हुई लहरों की तरह झाड़ियां झुक जाती हैं। आंखों से फिसलकर वह बूंद पलकों की छांव में कांपती है जैसे वह दिल की धड़कन है जो पानी में उतर आई है। सम्मी भाई जब हॉस्टल में आते हैं तो वे सब उस शाम लान के बीचों बीच कैनवास की पैराशूट नुमा छतरी के नीचे बैठते हैं। ग्रामोफोन पुराने जमाने का है। सम्मी भाई हर रिकॉर्ड के बाद चाबी देते हैं। जेली सुई बदलती है और वह रूनी चुपचाप चाय पीती रहती है। जब कभी हवा का कोई तेज झोंका आता है तो छतरी धीरे धीरे डोलने लगती है। उसकी छाया चाय के बर्तनों, टिकोजी और जेली के सुनहरी बालों को
हल्के से बुहार जाती है और रूनी को लगता है कि किसी दिन हवा का इतना जबरदस्त झोंका आएगा कि छतरी धड़ाम से नीचे आ गिरेगी और वे तीनों उसके नीचे दम मरेंगे। सम्मी भाई जब अपने हॉस्टल की बातें बताते हैं तो वह और जेली विस्मय और कौतूहल से टुकुर टुकुर उनके चेहरे, उनके हिलते हुए होठों को निहारती हैं। रिश्ते में सम्मी भाई चाहे कोई उनके न लगते हों, किंतु उनसे जान पहचान इतनी पुरानी है कि अपने पराये का अंतर कभी उनके बीच आया हो याद नहीं पड़ता। हॉस्टल में जाने से पहले जब वो इस शहर में आए थे तो अब्बा के कहने पर कुछ दिन उन्हीं के घर रह रहे थे। अब कभी वह शनिवार को उनके घर आते हैं तो अपने संसद जेली के लिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से अंग्रेजी के उपन्यास और अपने मित्रों से मांगकर कुछ रिकॉर्ड लाना नहीं भूलते। आज इतने बरसों बाद भी जब उसे सम्मी भाई के दिए हुए अजीब गरीब नाम याद आते हैं तो हंसी आए बिना नहीं रहती। उनकी नौकरानी मेहरू के नाम को चार चांद लगाकर सम्मी भाई ने उसे कब सदियों पहले की सुकुमार शहजादी मेहरुन्निसा बना दिया कोई नहीं जानता। वह रेहाना से रूनी हो गई और आपा पहले बेबी बनी, उसके बाद जेली आइसक्रीम और आखिर में बेचारी सिर्फ जेली बनकर रह गई। सम्मी भाई का नाम इतने बरसों बाद भी लान की घास और बंगले की दीवारों से लिपटी बेल लताओं की तरह चिरंतर और अमर है। ग्रामोफोन के घूमते हुए तवे पर फूल पत्तियां उग आती हैं। एक आवाज उन्हें अपने नरम नंगे हाथों से पकड़कर हवा में बिखेर देती है। संगीत के सुर झाड़ियों में हवा से खेलते हैं। घास के नीचे सोई हुई भूई मिट्टी पर तितली का नन्हा सा दिल धड़कता है। मिट्टी और घास के बीच हवा का घोंसला कांपता है और ताश के पत्तों पर जेली और सम्मी भाई के सिर झुकते हैं, उठते हैं, मानो वे दोनों चार आंखों से घिरी सांवली झील में एक दूसरे की छाएं देख रहे हों। और सम्मी भाई जो बात कहते हैं उस पर विश्वास करना न करना कोई माने नहीं रखता। उनके सामने जैसे सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ खो जाता है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो चुप रहती हैं और जिन्हें जब रूनी रात को सोने से पहले सोचती है तो लगता है कि कहीं एक गहरा धुंधला सा गड्ढा है जिसके भीतर वह फिसलते फिसलते बच जाती है और नहीं गिरती है तो मोह रह जाता है न गिरने का। और जेली पर रोना आता है, गुस्सा आता है। जेली में क्या कुछ है कि सम्मी भाई जो उसे देखते हैं वह रूनी में नहीं देखते। और जब सम्मी भाई जेली के संग रिकॉर्ड बजाते हैं, ताश खेलते हैं, मेज के नीचे अपना पांव उसके पांव पर रख देते हैं तो वह अपने कमरे की खिड़की के पर्दे के परे चुपचाप उन्हें देखती रहती है, जहां एक अजीब सी मायावी रहस्यमयता में डूबा झिलमिल सा सपना है। और पर्दे को खोलकर पीछे देखना, यह क्या कभी नहीं हो पाएगा? मेरा भी एक रहस्य है जो ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता। रूनी ने आंखें मूंद कर सोचा, मैं चाहूं तो कभी भी मर सकती हूं। उन तीन पेड़ों के झुरमुट के पीछे ठंडी गीली घास पर, जहां से हवा में डोलता हुआ एरियल पोल दिखाई देता है। हवा में उड़ती हुई सम्मी भाई की टाई, उनका हाथ जिसकी हर उंगली के नीचे कोमल सफेद खाल पर लाल लाल से गड्ढे उभर आए थे, छोटे छोटे चांद से गड्ढे जिन्हें अगर छुओ, मुट्ठी में भींचो, हल्के हल्के से सहलाओ तो कैसा लगेगा, सच कैसा लगेगा। किंतु सम्मी भाई को नहीं मालूम कि वह उनके हाथ को देख रही है। हवा में उड़ती हुई उनकी टाई उनकी झिपझिपाती आंखों को देख रही है। ऐसा क्यों लगता है कि एक अपरिचित डर की खट्टी खट्टी सी खुशबू उसे अपने में धीरे धीरे घेर रही है। उसके शरीर के एक एक अंग की गांठ खुलती जा रही है। मन रुक जाता है और लगता है कि लान से बाहर निकलकर वह धरती के अंतिम छोर तक आ गई है और उसके परे केवल दिल की धड़कन है, जिसे सुनकर उसका सिर चकराने लगता है। क्या उसके संग भी यह होता है या जेलिंग के संग भी? तुम्हारी एल्बम कहाँ है? सम्मी भाई धीरे से उसके सामने खड़े हो गए हैं। उसने घबराकर सम्मी भाई की ओर देखा। वह मुस्कुरा रहे थे। जानती हो इसमें क्या है? सम्मी भाई ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रूनी का दिल धौकनी की तरह धड़कने लगा। शायद सम्मी भाई वही बात कहने वाले हैं
जिसे वह अकेले में रात को सोने से पहले कई बार मन ही मन सोच चुकी है। शायद इस लिफाफे के भीतर एक पत्र है जो सम्मी भाई ने चुपके से उसके लिए, केवल उसके लिए लिखा है। उसकी गर्दन के नीचे फ्राक के भीतर से ऊपर उठती हुई कच्ची सी गोलाइयों में मीठी मीठी सी सुइयां चुभ रही हैं, मानो सम्मी भाई की आवाज ने उसकी नंगी पसलियों को हौले से उमेट दिया हो। उसे लगा चाय की केतली की टिकोजी पर जो लाल नीली मछलियां काढ़ी गई हैं वे अभी उछलकर हवा में तैरने लगेंगी और सम्मी भाई सब कुछ समझ जाएंगे। उनसे कुछ भी न छिपा रहेगा। सम्मी भाई ने वह नीला लिफाफा मेज पर रख दिया और उसमें से टिकट निकालकर मेज पर बिखेर दिए। ये तुम्हारी एल्बम के लिए है। वह एकाएक कुछ समझ नहीं सकी। उसे लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है और उसकी पहली और दूसरी सांस के बीच एक खाली अधेरी खाई खुलती जा रही है। जेली, जो माली के फावड़े से क्यारी खोदने में जुटी थी, उनके पास आकर खड़ी हो गई और अपनी हथेली हवा में फैलाकर बोली, देख रूनी, मेरे हाथ कितने लाल हो गए हैं। रूनी ने अपना मुंह फेर लिया। वह रोएगी, बिल्कुल रोएगी, चाहे जो कुछ हो जाए। चाय खत्म हो गई थी। मेहरुन्नुसा ताश और ग्रामोफोन भीतर ले गई और जाते जाते कह गई कि अब्बा उन सबको भीतर आने के लिए कह रहे हैं, किंतु रात होने में भी देर थी और शनिवार को इतनी जल्दी भीतर जाने के लिए किसी के मन में कोई उत्साह नहीं था। सम्मी भाई ने सुझाव दिया कि वे कुछ देर के लिए क्वार्टर रिजर्वायर तक घूमने चले। उस प्रस्ताव पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और वे कुछ ही मिनटों में बंगले की सीमा पार कर मैदान की उबड़ खाबड़ जमीन पर चलने लगे। चारों ओर दूर दूर तक भूरी सूखी मिट्टी के ऊंचे नीचे टीलों और ढूंहों के बीच बेरों की झाड़ियां थी। छोटी छोटी चट्टानों के बीच सूखी घास उग आई थी। सड़ते हुए पीले पत्तों से एक अजीब नसीली सी बोझिल कसैली गंध आ रही थी। धूप की मैली तहों पर बिखरी बिखरी सी हवा थी। सम्मी भाई सहसा चलते चलते ठिठक गए। रूनी कहाँ है? अभी तो हमारे आगे आगे चल रही थी, जेली ने कहा। उसकी सांस ऊपर चढ़ती है और बीच में ही टूट जाती है। दोनों ही आंखें मैदान के चारों ओर घूमती हैं। मिट्टी के ढूंहों पर पीली धूल उड़ती है, लेकिन रूनी वहां नहीं है। बेर की सूखी मटियाली झाड़ियां हवा में सरसराती हैं, लेकिन रूनी वहां नहीं है। पीछे मुड़कर देखो तो पगडंडियों के पीछे पेड़ों के झुरमुट में बंगला छिप गया है। लान की छतरी छिप गई है, केवल उनके शिखर के पत्ते दिखाई देते हैं और दूर ऊपर फुनगियों का हरापन सफेद चांदी में पिघलने लगा है। धूप की सफेदी पत्तों से चांदी की बूंदों सी टपक रही है। वे दोनों चुप हैं। सम्मी भाई पेड़ की टहनी से पत्थरों के इर्द गिर्द टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां खींच रहे हैं। जेली एक बड़े से चौकोर पत्थर पर रुमाल बिछाकर बैठ गई है। दूर मैदान के किसी छोर से स्टोन कटर मशीन का घरघराता स्वर सफेद हवा में तैरता आता है, मुलायम रुई में ढकी हुई आवाज की तरह, जिसके नुकीले कोने झर गए हैं। तुम्हें यहां ना बुरा तो नहीं लगता? सम्मी भाई ने धरती पर सिर झुकाए धीमे स्वर में पूछा। तुम झूठ बोले थे, जेली ने कहा। कैसा झूठ जेली? तुमने बेचारे रूनी को भगाया था। अब वह न जाने कहाँ हमें ढूंढ रही होगी। वह वाटर रिजर्वायर की ओर गई होगी। कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। सम्मी भाई उसकी ओर पीठ मोड़े टहनी से धरती पर कुछ लिख रहे हैं। जेली की आंखों पर एक छोटा सा बादल उमड़ आया है। क्या आज शाम कुछ नहीं होगा? क्या जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा? उसका दिल रबर के छल्ले की मानिंद खींचता जा रहा है। सम्मी, तुम यहां मेरे संग क्यों आए? और वह बीच में ही रुक गई। उसकी पलकों पर रह रहकर एक नरम सी आहट होती है और वे मुद जाती हैं। अंगुलियां स्वयं चाली सी मुट्ठी में भीज जाती हैं, फिर अवश्य आप ही आप खुल जाती हैं। जेली सुनो। सम्मी भाई जिस टहनी से जमीन को कुरेद रहे थे, वह टहनी कांप रही है। सम्मी भाई के इन दो शब्दों के बीच कितने पत्थर हैं, बरसों सदियों के पुराने खामोश पत्थर। कितनी उदास हवा है और मार्च की धूप है, जो इतने बरसों बाद इस शाम को उनके पास आई है और फिर कभी नहीं लौटेगी। सम्मी भाई प्लीज प्लीज, जो कुछ कहना है अभी कह डालो, इसी क्षण कह डालो। क्या यह शाम कुछ नहीं होगा?
क्या जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा? वे बंगले की तरफ चलने लगे। उबड़ खाबड़ धरती पर उनकी खामोश छाएं ढलती हुई धूप में सिमटने लगीं। ठहरो, बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई रूनी के होठ फड़क उठे। ठहरो एक क्षण। लाल भुरभुरे पत्तों की ओट में भूला हुआ सपना झांकता है। गुनगुनी सी सफेद हवा, मार्च की पीली धूप, बहुत दिन पहले सुने हुए रिकॉर्ड की जानी पहचानी ट्यून जो चारों ओर फैली घास के तिनकों पर बिछल गई है। सब कुछ इन दो शब्दों में थिर हो गया है, जिन्हें सम्मी भाई ने टहनी से धूल कुरेदते हुए धरती पर लिख दिया था, जेली लव। जेली ने उन शब्दों को नहीं देखा। इतने वर्षों बाद आज भी जेली को नहीं मालूम कि उस शाम सम्मी भाई ने कांपती टहनी से जेली के पैरों के पास क्या लिख दिया था। आज इतने लंबे अरसे बाद समय की धूल इन शब्दों पर जम गई है। सम्मी भाई, वह और जेली तीनों एक दूसरे से दूर दुनिया के अलग अलग कोनों में चले गए हैं, किंतु आज भी रूनी को लगता है कि मार्च की उस शाम की तरह वह बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी खड़ी है। सम्मी भाई समझे थे कि वह वाटर रिजर्वायर की ओर चली गई थी, किंतु वह सारे समय झाड़ियों के पीछे सांस रोके निष्पंद आंखों से उन्हें देखती रही थी। उस पत्थर को देखती रही थी जिस पर कुछ देर पहले तक सम्मी भाई और जेली बैठे थे। आंसुओं के पीछे से सब कुछ धुंधला धुंधला सा हो जाता है। सम्मी भाई का कांपता हाथ, जेली की अधमुखी सी आंखें, क्या वह उन दोनों की दुनिया में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी? कहीं सहमा सा जल है और उसकी छाया है। उसने अपने को देखा है और आंखें मूंद ली है। उस शाम की धूप के परे एक हल्का सा दर्द है, आकाश के उस नीले टुकड़े की तरह जो आंसू के एक कतरे में ढरक आया था। इस शाम से परे बरसों तक स्मृति का उद्भ्रांत पाखी किसी सूनी घड़ी में ढकी हुई उस धूल पर मंडराता रहेगा, जहां केवल इतना भर लिखा है, जेली लव। उस रात जब उसकी नौकरानी मेहरुन्निसा छोटी बीबी के कमरे में गई तो स्तंभित सी खड़ी रह गई। उसने रूनी को पहले कभी ऐसा न देखा था। छोटी बीबी आज अभी से सो गई? मेहरू ने बिस्तर के पास आकर कहा। रूनी चुपचाप आंखें मूंदे लेटी है। मेहरू और पास खिसक आई, धीरे से उसके माथे को सहलाया। छोटी बीबी, क्या बात है? और तब रूनी ने अपनी पलकें उठा ली, छत की ओर एक लंबे क्षण तक देखती रही। उसके पीले चेहरे पर एक रेखा खींच आई, मानो वह दहलीज हो जिसके पीछे बचपन सदा के लिए छूट गया हो। मेहरू, बत्ती बुझा दे, उसने संयत निर्विकार स्वर में कहा। देखती नहीं, मैं मर गई हूं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे निर्मल वर्मा की लिखी हुई एक और कहानी दहलीज का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, और भी किस्से, कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे साथ कथा, कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।